Good morning to all of you. Welcome again in your chemistry class. Today we discuss about a new chapter, that is chapter number 14, biomolecule. और बायोमोलिक्यूल में भी हम जो डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस क्लास में, वो हमारा टॉपिक चल रहा था कार्बोहाइड्रेट। और आज हम कार्बोहाइड्रेट का जो सबसे सिंपल एग्जांपल या सबसे इम्पॉर्टेंट जो एग्जांपल है, दैट इज ग्लूकोज के बारे में डिस्कस करेंगे। ग्लूकोज का एक दूसरा नाम डेक्सट्रोज भी होता है, ये भी आपको याद रखना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्लूकोज। इट इज प्रेजेंट इन स्वीट फ्रूट्स एंड हनी। ripe grapes also contain glucose in large amount। जितने भी पके हुए फल होते हैं उन सब के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। ग्लूकोज को हम लेबोरेटरी में किस तरीके से बना सकते हैं? तो प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज को बेटा हम बना सकते हैं सुक्रोज से। सुक्रोज को केन शुगर कहेंगे, केन शुगर, क्योंकि केन शुगर जो होता है बेटा उसमें सुक्रोज प्रेजेंट होता है, तो उससे हम बना सकते हैं। सुक्रोज को लेकर के बॉईल करना है किसके साथ में? डाइल्यूट एसिड के साथ में, ठीक है, इन अल्कोहल सॉल्यूशन, जिससे क्या होगा, जो सुक्रोज है उसका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा और उससे ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बन जाएंगे। दैट्स राइट, दैट इज सुक्रोज C12H22O11। एसिड की प्रेजेंस में हमने इसे हीट किया तो इसका हाइड्रोलाइसिस हो गया। इसके अंदर पहले ये वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो जाएगा, फिर ये दो पार्ट में डिसोसिएट हो जाएगा। जब इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा तो कार्बन तो 12 ही रहेंगे, बट हाइड्रोजन 22 यहाँ से और दो हाइड्रोजन ये और ऐड हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे? 24। और ऑक्सीजन 11 यहाँ से एक और ऐड हो जाएगी तो हो जाएगी 12। अब ये दो पार्ट के अंदर डिसोसिएट हो जाएगा, एक ग्लूकोज और दूसरा बन जाएगा फ्रक्टोज। ये जो हाइड्रोलाइसिस है ये हम एसिड की बजाय एक एंजाइम से भी करा सकते हैं। और कौन सा एंजाइम काम आता है यहाँ पर? यहाँ पर सुक्रोज पर कौन सा एंजाइम काम करेगा? सुक्रेज या इन्वर्टेज। अभी आगे पढ़ेंगे इसको इन्वर्टेज क्यों करें। इन्वर्टेज जो एंजाइम होता है उसके द्वारा हम इसका हाइड्रोलाइसिस करा के और ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर सकते हैं। सेकेंड, फ्रॉम स्टार्च। अब आपको याद होना चाहिए सुक्रोज जो होता है बेटा ये तो एक डाइसेक्राइड होता है, बट स्टार्च जो होता है इट इज़ अ पॉलीसेक्राइड। कमर्शियली ग्लूकोज इज ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च। ठीक है, स्टार्च लेके उसका हाइड्रोलाइसिस करा दीजिए। क्या करना पड़ेगा? बॉइलिंग इट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एट 393 केल्विन अंडर प्रेशर। ठीक है, तो 2 to 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा के इतने टेम्परेचर पर एसिड की प्रेजेंस में जब आप स्टार्च को हीट करेंगे तो इस स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड होता है और इसके अंदर बेटा C6H10O5, C6H10O5, C6H10O5 ये यूनिट्स इसके अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, जब इसका हाइड्रोलाइसिस होता है बेटा तो इसके अंदर एक एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो ऐड हो जाएगा आपका और ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा, जिससे क्या बन जाएगा? C6H12O6। C6H12O6 बहुत सारे ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बन जाते हैं। दैट्स राइट, दैट इज स्टार्च से। इसके अलावा स्टार्च होता है बेटा, इस स्टार्च से हम एंजाइम के थ्रू भी क्या कर सकते हैं? ग्लूकोज का सिंथेसिस कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं? तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगर हमारे पास में स्टार्च हो, स्टार्च, इस स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस करा दे एक एंजाइम जिसका नाम होता है डायस्टेज। ये जो डायस्टेज एंजाइम होता है ये स्टार्च को हाइड्रोलाइज कर देता है और स्टार्च से पहले बना देता है माल्टोस बना देता है। और फिर माल्टोस के ऊपर एक दूसरा एंजाइम काम करता है जिसका नाम होता है माल्टेज। और ये माल्टेज एंजाइम माल्टोज को हाइड्रोलाइज करके और किसका फॉर्मेशन करता है? ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। तो स्टार्च से हम ग्लूकोज को बाई एंजाइम भी बना सकते हैं।
दैट्स राइट। पहले डाइस्टेज जो कि स्टार्च को किस में हाइड्रोलाइज करेगा, माल्टोज में, और फिर माल्टेज जो कि माल्टोज को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर देता है। और बाई एसिड भी हम ये काम करा सकते हैं। और यहाँ इन्वर्टेज या जो सुक्रेज एंजाइम होता है उससे भी सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस होकर के ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज दोनों बन जाते हैं। ये हो गया मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज को बनाने के मेथड्स होने के बाद अब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपको याद रखना है कैसा होता है। देखिएगा, ग्लूकोज जो होता है, ऐसा हमने एक लाइव क्लास में डिस्कस कर लिया है कि ग्लूकोज जो होता है ये एक एल्डोहेक्सोस होता है। हेक्सोस, हेक्स का मतलब 6 कार्बन है, ओस का मतलब कार्बोहाइड्रेट है, और एल्ड का मतलब एल्डिहाइड इसमें प्रेजेंट होता है। एंड इज ऑल्सो नोन एज डेक्सट्रोज, इसे हम डेक्सट्रोज भी कहते हैं। डेक्सट्रोज क्यों कह रहे हैं बेटा, क्योंकि उसका लॉजिक है, ओस तो आपको सब पता है सफिक्स होता है किसका, कार्बोहाइड्रेट का। ओस जो है वो तो कार्बोहाइड्रेट का सफिक्स होता है। तो फिर डेक्स्ट्रो का मीन्स क्या है, अब हमने कहीं पढ़ा हुआ है हेलोजन वाले कंपाउंड में, डेक्स्ट्रो का मतलब हुआ कि जो पीपीएल को रोटेट करता है। इट मीन्स जो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होते हैं, वो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड दो टाइप के होते हैं, या तो वो पीपीएल को क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं या फिर वो पीपीएल को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। जो पीपीएल को क्लॉकवाइज रोटेट करते थे उनको हम कहते थे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है, और जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं उसको हम कहते हैं लीवो रोटेटरी। दैट्स राइट। और ग्लूकोज जो होता है बेटा, ये ग्लूकोज भी ऑप्टिकल एक्टिव होता है, बट ग्लूकोज जो होता है बेटा ये पीपीएल को क्लॉकवाइज रोटेट करता है, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको डेक्स्ट्रो कहा, और ओस इसलिए लगाया क्योंकि ग्लूकोज जो होता है बिकॉज इट इज़ अ कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज इज प्रोबेबली द मोस्ट अबेंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन अर्थ। दैट्स राइट। ग्लूकोज जो होता है ये बहुत ज़्यादा पाया जाने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मोस्ट अबेंडेंट। इट वाज असाइंड द स्ट्रक्चर। ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का होता है बेटा, ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का होता है। आपको याद रखना है ग्लूकोज के अंदर 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन होते हैं, ठीक है बेटा। इनमें से सबसे फर्स्ट जो कार्बन होता है बेटा इसके ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ये फिक्स है, आपको याद ही रखना पड़ेगा। बाकी के जो कार्बन्स होते हैं बेटा इनके ऊपर होता है OH ग्रुप, OH ग्रुप, दैट्स राइट। इस पे भी होता है OH ग्रुप, लेकिन याद रखेंगे 1 2 3 नंबर का जो कार्बन होता है उस पे OH जो है ना वो होता है लेफ्ट साइड में, ठीक है बेटा, बाकी पर होता है राइट साइड में। सबसे नीचे वाला जो होगा उसके ऊपर होता है CH2OH। वैलेंसी सेटिस्फाइड करेंगे तो 2 हाइड्रोजन लगा देंगे, इसके ऊपर 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन। ये ग्लूकोज का एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है। अब इस स्ट्रक्चर को हम शॉर्ट में ऐसा लिख देते हैं कि ये CHO, ठीक है, ये C, ये जो C है बेटा इसके ऊपर एक H और एक OH, दैट्स राइट। तो C के ऊपर एक H है एक OH, फिर C पे एक H है एक OH, C पे एक H एक OH, और C पे एक H एक OH, और लास्ट में होता है CH2OH। इसको बहुत शॉर्ट में हम ऐसा भी लिख देते हैं कि ग्लूकोज के अंदर CHO ग्रुप है, बीच में कार्बन है जिस पे एक हाइड्रोजन और एक OH है, और इस तरीके के जो ग्रुप्स हैं वो 1 2 3 4, ये 4 है ना, तो इसका होल 4 कर देते हैं और नीचे लगा देते हैं CH2OH। तो ग्लूकोज का कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये है। इसको हम थोड़ा कंडेंस ऐसे कर सकते हैं और बहुत कंडेंस करके ऐसे भी लिख सकते हैं। इट कंटेन्स 6 कार्बन 1 एल्डिहाइड, ठीक है, और क्या होते हैं OH ग्रुप्स होते हैं। अब OH ग्रुप्स में देखिएगा अल्कोहल, ये अल्कोहल, ये भी अल्कोहल, ये भी अल्कोहल, ये भी अल्कोहल और ये भी अल्कोहल। लेकिन ये जो अल्कोहल है ना ये है बेटा जिस कार्बन पर बॉन्डेड है ये अनदर बॉन्डेड विद 2 कार्बन्स, देयरफॉर इट इज़ 2 डिग्री, इट इज़ 2 डिग्री, इट इज़ 2 डिग्री, इट इज़ 2 डिग्री, और ये जो OH है इट इज़ 1 डिग्री, दैट्स राइट। तो इसके अंदर क्या होता है 1 प्राइमरी अल्कोहल होता है, ये OH प्राइमरी होता है, और 4 जो OH हैं बेटा वो कैसे होते हैं सेकेंडरी होते हैं।
इसके अलावा ग्लूकोज के अंदर 4 कायरल कार्बन भी होते हैं। ये भी कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन है और ये भी कायरल कार्बन है। तो ग्लूकोज में 4 कायरल कार्बन्स होते हैं। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर ग्लूकोज के जो स्ट्रक्चर है ये पता कैसे लगा, साइंटिस्टों ने इसके स्ट्रक्चर को किस तरीके से डिटरमाइन किया। तो अब हम ग्लूकोज की कुछ ऐसे रिएक्शंस पढ़ेंगे जो कि इसके स्ट्रक्चर को प्रूव करेंगी और उन रिएक्शन से क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम ग्लूकोज के कुछ वो रिएक्शंस डिस्कस करेंगे, केमिकल रिएक्शंस जो कि इसके स्ट्रक्चर को प्रूव करेंगे। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा यही है, एविडेंस फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में क्या क्या एविडेंस हमारे पास है या ऐसी कौन सी रिएक्शंस है जो कि ग्लूकोज की स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने में हेल्प करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है, साइंटिस्टों ने ये पता लगा लिया कि ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो होता है C6H12O6। अब ये हमें डिस्कस नहीं करना है कि कैसे पता लगाया, बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करने की। फॉर्मूला ये पता लग गया कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल है 6 कार्बन एटम, 12 हाइड्रोजन एटम, 6 ऑक्सीजन एटम। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि ग्लूकोज के अंदर ये जो 6 कार्बन है ये कैसे बॉन्डेड है भाई। 6 कार्बन बेटा इस तरीके से स्ट्रेट चेन में बॉन्डेड हो सकते हैं, इस तरीके से ब्रांचली बॉन्डेड हो सकते हैं, इस तरीके से और भी हाईली ब्रांच्ड बॉन्डेड हो सकते हैं। किस तरीके से बॉन्डेड होंगे, तो ग्लूकोज के अंदर ऑन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग विद HI। अब ये कैसे पता लगे कि इनमें से 6 कार्बन कैसे बॉन्डेड है, इसलिए क्या किया साइंटिस्टों ने, एक रिएक्शन कराई, ग्लूकोज लिया और उसको किसके साथ हीट किया बेटा, HI के साथ हीट किया। जब हम ग्लूकोज का मॉलिक्यूल लेते हैं और इसको HI के साथ हीट करते हैं तो बेटा HI आपको पता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्यों? क्योंकि बेटा HI जो है वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, इसलिए बहुत इजीली टूट के I2 और क्या मिलता है यहाँ से अपने को, हाइड्रोजन्स मिल जाते हैं। और ये जो हाइड्रोजन्स यहाँ से मिले ना बेटा, वो हाइड्रोजन आकर के यहाँ रिडक्शन कर देंगे, यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक है ना, रिडक्शन कर देते हैं और रिडक्शन करके यहाँ ऑक्सीजन को हटा करके हाइड्रोजन 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 जुड़ जाते हैं। तो जब हम इसको HI के साथ बहुत लंबे टाइम तक हीट करेंगे ना, तो जो प्रोडक्ट यहाँ पर बना वो नॉर्मल हेक्सेन बना, नॉर्मल हेक्सेन यहाँ पर बना। अब ये नॉर्मल हेक्सेन बनना क्या प्रूव कर रहा होगा, ये प्रूव कर रहा है कि बेटा यहाँ जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है इसमें जो 6 कार्बन थे वो एक स्ट्रेट चेन में ही जुड़े होते हैं, तभी तो इसके रिडक्शन से क्या बनता है, नॉर्मल हेक्सेन बनता है। दैट्स राइट, सजेस्ट दैट ऑल द 6 कार्बन एटम्स आर लिंक्ड इन अ स्ट्रेट चेन। क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है कि हाउ यू कैन प्रूव दैट 6 कार्बन इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल आर लिंक्ड इन अ स्ट्रेट चेन, राइट अ केमिकल रिएक्शन। ऐसा भी हो सकता है कि आप कैसे प्रूव करोगे कि ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन जो है 6 कार्बन एटम एक स्ट्रेट चेन के अंदर लिंक्ड होते हैं, कोई केमिकल रिएक्शन आप इसके लिए दीजिए। तो ये जो केमिकल रिएक्शन है आपको लिखनी पड़ेगी। ये रिएक्शन प्रूव कर रही है कि कार्बन में 6 जो ग्लूकोज के अंदर 6 जो कार्बन एटम्स होते हैं बॉन्डेड इन अ स्ट्रेट चेन। अब देखिएगा, ये पता लग गया कि ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन एटम जो थे वो एक स्ट्रेट चेन में जुड़े होते हैं। अब देखिएगा इसका स्ट्रक्चर हमने पढ़ा, तो उस स्ट्रक्चर के अंदर देखो एक एल्डिहाइड और होता था इसमें। अब ये कैसे पता लगेगा कि ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड भी होता है, तो अब की बार हम एल्डिहाइड को पता लगाते हैं। तो उसके लिए क्या किया, ग्लूकोज की रिएक्शन कराई किसके साथ, हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ, ठीक है। अब आप याद कीजिए हाइड्रोक्सिल अमाइन हमने एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में पढ़ा है, वहाँ हमने पढ़ा है कि अगर आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप हो, अब कार्बोनाइल ग्रुप मीन्स इट मे बी एल्डिहाइड और कीटोन, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इसकी रिएक्शन जब हम हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ कराते हैं, हाइड्रोक्सिल अमाइन बोले तो NH2OH के साथ कराएंगे, तो क्या होता है बेटा, वाटर कहाँ चला जाता है, बाहर, और क्या बन जाता है, डबल बॉन्ड NaOH, दैट इज ऑक्सिम, ऑक्सिम बन जाता है। दैट्स राइट, दैट इज ऑक्सिम। तो ये जो आपका ये एक रिएक्शन है, ये हमने पढ़ा हुआ है कि कार्बोनाइल ग्रुप के जो होता है वो हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ ऑक्सिम बनाता है। तो हमने ग्लूकोज लिया और ग्लूकोज लेकर के ग्लूकोज की रिएक्शन किसके साथ कराई, हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ कराई। तो जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है वो मोनो ऑक्साइम बनाता है, मोनो ऑक्साइम, एक ऑक्साइम बनाता है।
अब ऑक्साइम बना रहा है तो ऑक्साइम बनना अपने आप प्रूव कर रहा है कि इसके साथ ऑक्साइम बनना, हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ ऑक्साइम बनना अपने आप में प्रूव करता है कि जो भी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल है उसमें कार्बोनाइल ग्रुप है। और मोनो ऑक्साइम बनना अपने आप में प्रूव कर रहा है कि बेटा इसमें एक कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। दैट्स राइट। दूसरा, अभी एक रिएक्शन और भी यहाँ पर कराएगी और दूसरी जो रिएक्शन थी वो कौन सी कराएगी उसे देखिएगा। हाँ, उसी एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में पढ़ा है हमने कि जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है इट मे बी एल्डिहाइड कीटोन, इसके ऊपर जब हम रिएक्शन कराते हैं किसकी बेटा, HCN की, तो HCN जब इसके ऊपर रिएक्शन करता है, यहाँ से पाई बॉन्ड को ब्रेक करता है तो H यहाँ CN यहाँ, तो बनता है साइनोहाइड्रीन, साइनोहाइड्रीन बनता है। तो ग्लूकोज लिया गया और ग्लूकोज के ऊपर पहले रिएक्शन कराई हाइड्रोक्सिल अमाइन से, ये हाइड्रोक्सिल अमाइन NH2OH से। तो क्या हुआ, रिएक्शन जब हुई तो यहाँ से H2O वाटर कहाँ चला गया, बाहर चला गया और डबल बॉन्ड NOH बन गया, दैट इज ग्लूकोज मोनोऑक्सिम, दैट इज ग्लूकोज मोनोऑक्सिम। अब ऑक्सिम बनाया इसका मतलब इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, मोनोऑक्सिम बनाया मतलब एक एल्डिहाइड प्रेजेंट है। फिर दोबारा से ग्लूकोज लिया, उसके ऊपर रिएक्शन कराई HCN की, और HCN की रिएक्शन कराने पर क्या बना, ये बना ग्लूकोज मोनोसाइनोहाइड्रीन, और साइनोहाइड्रीन बना, इसका मतलब इसमें अगेन एल्डिहाइड मतलब कार्बोनाइल ग्रुप, इट मे बी एल्डिहाइड और कीटोन, कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, और मोनोसाइनोहाइड्रीन बना, दैट इज साइनोहाइड्रीन। ठीक है, इसका मतलब इसके अंदर एक कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। दैट्स राइट। तो ग्लूकोज रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलामाइन एंड फॉर्म मोनोऑक्साइम and add a molecule of hydrogen side and HCN give cyanohydrin. These reactions confirm the presence of a carbonyl group in glucose. ये दोनों की दोनों रिएक्शन प्रूव करते हैं कि ग्लूकोज में एक कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब यहीं से ही क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, राइट द केमिकल रिएक्शंस दैट प्रूव वन कार्बोनाइल ग्रुप इज प्रेजेंट इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ऐसे रिएक्शंस लिख दीजिए जिनसे आप ये प्रूव कर पाओ कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में एक कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो आपको ये दोनों रिएक्शंस लिखनी पड़ेगी। दैट्स राइट। चलिएगा, इसके बाद नेक्स्ट, तो हमें क्या क्या पता लग गया है अब तक। हमें जो यहाँ से पता लगा है बेटा, वो पता लग गया है कि ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल होता है बेटा, उसके अंदर 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में जुड़े हैं, ये पता लग गया है। ठीक है बेटा, हमें ये पता लग गया कि ग्लूकोज में एक कार्बोनाइल ग्रुप है। अब देखिएगा, कार्बोनाइल ग्रुप है तो ये कीटोन भी हो सकता है और ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, लेकिन अब ये तो हमें पता ही नहीं कि मे बी एल्डिहाइड और कीटोन कौन सा है भाई, ये एल्डिहाइड है या कीटोन है। तो अब हम एल्डिहाइड कीटोन, अब बताओ एल्डिहाइड कीटोन को किससे डिस्टिंग्विश करते हैं। तो ऐसा हमने एल्डिहाइड कीटोन्स में पढ़ा हुआ है कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को डिस्टिंग्विश करते हैं किससे, बाई टोलेन रिएजेंट से, ठीक है, बाई ब्रोमीन वाटर से, ठीक है, बाई फेहलिंग सॉल्यूशन से। टोलेन रिएजेंट, ब्रोमीन वाटर, फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, ये सब के सब किसके साथ रिएक्ट करते हैं, एल्डिहाइड से रिएक्ट करते हैं, बट कीटोन से रिएक्ट नहीं करते। ये सब के सब एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करते हैं, कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं करते। एल्डिहाइड इन सबको रिड्यूस करता है बट कीटोन इनको रिड्यूस नहीं करता। ठीक है ना। चलिएगा, तो अब हम यही काम करते हैं। ग्लूकोज गेट, ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज में एल्डिहाइड है इसलिए गेट ऑक्सीडाइज टू 6 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसे ग्लूकोनिक एसिड कहते हैं, ऑन रिएक्शन विद अ मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक ब्रोमीन वाटर, टोलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन से। ठीक है, दिस इंडिकेट्स दैट द कार्बोनाइल ग्रुप इज प्रेजेंट एज एन एल्डिहाइड ग्रुप। और ये क्या प्रूव करेगा कि अगर ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो फिर जो मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं उससे इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। दीज आर मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ऑक्सीडेशन होगा किसका, इस एल्डिहाइड ग्रुप का, और एल्डिहाइड ग्रुप का ऑक्सीडेशन होकर यहाँ से क्या बन जाएगा, एसिड, जिसको हम क्या कहेंगे, ग्लूकोनिक एसिड। This reaction also proves that the carbonyl group present in glucose is aldehyde. ठीक है, क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि how you can prove that carbonyl group present in glucose is aldehyde.
गिव अ केमिकल रिएक्शन, ये गिव अ केमिकल टेस्ट। और क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि ये जो आपके पास में है दैट इज ग्लूकोज और ये जो है दैट इज ग्लूकोनिक एसिड, हाउ कैन यू कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोज को ग्लूकोनिक एसिड में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो यहाँ तक जितनी भी हमने रिएक्शंस पढ़ी हैं उनसे हमें पता लग गया कि ग्लूकोज में 6 कार्बन एक स्ट्रेट चेन में जुड़े होते हैं। फिर पता लगा कि इसमें एक कार्बोनाइल ग्रुप है, और टॉलेन रिएजेंट ब्रोमीन वाटर से पता लगा कि वो एल्डिहाइड है। अब आपको पता है एल्डिहाइड जो ग्रुप होता है वो तो मोनोवेलेंट होता है, वो तो टर्मिनल पर जुड़ेगा, कहीं बीच में हो नहीं सकता। तो इसका मतलब इसका जो एक कार्बन है उसके ऊपर एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। दैट्स राइट। अब देखिएगा बाकी के 5 कार्बन और बचे हैं, तो इन 5 के ऊपर क्या होगा अब हमें ये डिस्कस करना है। चलिए एल्डिहाइड हो गया, बाकी पे क्या होगा वो देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो चलिएगा। नेक्स्ट जो केमिकल रिएक्शन है वो है हमारा एसिटालाइजेशन। एसिटालाइजेशन, एसिटालाइजेशन का मतलब क्या होता है बेटा, एसिटालाइजेशन, एसिटाइल जो ग्रुप होता है बेटा उसकी एंट्री। एसिटाइल ग्रुप कौन सा होता है, एसिटाइल ग्रुप होता है CH3CO, दैट इज एसिटाइल ग्रुप, और इसकी एंट्री कराना कहलाता है एसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन। ठीक है, तो इसकी एंट्री करानी है। आप इसकी एंट्री कैसे होती है वो सुनिएगा। अगर किसी भी कंपाउंड में OH प्रेजेंट हो, OH, और इसकी रिएक्शन अगर आप एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करा दें, जस्ट लाइक घंटी बांधने वाला, ठीक है बेटा, तो क्या होता है ये जो OH एल्कोहल वाला ग्रुप होता है बेटा, ये इस एसिटाइल के साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट कर लेता है। ये एसिटिक एसिड आउट ऑफ कंट्रोल हो जा मतलब आउट हो जाएगा यहाँ से, और एसिटाइल जो ग्रुप है उसकी हो जाती है एंट्री। अब देखिएगा एसिटाइल ग्रुप की एंट्री हो गई है, तो एसिटाइल ग्रुप की एंट्री होना किसी पर भी प्रूव करेगा कि उसके अंदर OH ग्रुप प्रेजेंट है। दैट्स राइट। चलिए, तो एसिटाइलेशन कराएंगे ग्लूकोज का, किसकी हेल्प से, विद एसिटिक एनहाइड्राइड की हेल्प से। और क्या होता है, गिव ग्लूकोज पेंटा एसीटेट विच कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप्स। जब हम ग्लूकोज का मॉलिक्यूल लेते हैं और ग्लूकोज मॉलिक्यूल लेकर के उसकी एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराते हैं, तो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल एसिटिक एनहाइड्राइड के 5 मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट कर लेता है, और 5 के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट डेरिवेटिव बना देता है। ठीक है, तो देखिएगा किस तरीके से, ये हमारा एल्डिहाइड और ये हमारा है CHOH, और इस तरीके के 4, और नीचे नीचे क्या है CH2OH। तो 5 OH है यहाँ पर। रिएक्शन कराई किसके साथ में, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में, और एसिटिक एनहाइड्राइड के कितने मॉलिक्यूल रिएक्ट कर लेंगे, 5 मॉलिक्यूल रिएक्ट कर लेंगे। ठीक है, क्या होगा यहाँ से ये H अलग हो जाएगा, और यहाँ से ये एसिटिक एसिड अलग, और ये जो एसिटाइल ग्रुप है ना ये 5 जगह जा कर के जुड़ जाएगा यहाँ। ठीक है, क्या बन जाएगा, बनेगा CHO O के ऊपर एसिटाइल ग्रुप COCH3, इस तरीके के 4, और नीचे भी क्या बन जाएगा, नीचे भी बेटा यहाँ से बनेगा CH2O, और इस पर भी एसिटाइल ग्रुप COCH3। इस तरीके से ग्लूकोज पेंटा एसीटेट यहाँ से बन जाएगा, दैट इज ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट डेरिवेटिव बन जाएगा। ये रिएक्शन प्रूव क्या करेगी, ये रिएक्शन प्रूव करेगी क्योंकि एसीटेट डेरिवेटिव बना, एसिटाइल ग्रुप की एंट्री होगी, एसिटाइलेशन हो गया है, तो ये प्रूव करेगा कि ग्लूकोज के अंदर बेटा OH ग्रुप्स हैं, और कितने OH ग्रुप्स हैं, 5 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। अब 5 OH ग्रुप प्रेजेंट हो गए, इतना प्रूव हो गया, तो किसी रिएक्शन या फर्स्ट जो रिएक्शन थी हमारी उससे हमें पता लगा कि ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन जो है बेटा वो एक स्ट्रेट चेन में जुड़े हैं। दूसरी रिएक्शन से पता लगा कि ग्लूकोज के अंदर एक कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तीसरी से पता लगा एल्डिहाइड है, तो एक टर्मिनल पे आ गया। और नेक्स्ट रिएक्शन ने कंफर्म किया कि 5 OH ग्रुप होते हैं। अब सुनिएगा 5 OH हो गए हैं,
और आपको पता है कि एक कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप अनस्टेबल होते हैं। इसका मतलब हुआ कि यहाँ 5 OH और कार्बन एटम भी कितने बचे हैं 5, और एक के ऊपर 2 OH अनस्टेबल, इट मीन्स ईच कार्बन एटम कंटेन 1 OH। हर एक कार्बन के ऊपर एक एक OH ग्रुप प्रेजेंट होगा, क्योंकि एक के ऊपर 2 OH अनस्टेबल होते हैं, इसलिए हर किसी पर एक एक OH ग्रुप प्रेजेंट होगा। दैट्स राइट। अब जैसे ही एक एक OH ग्रुप जोड़ोगे तो यहाँ एल्कोहल बन गए, और एल्कोहल भी कौन से बन गए, तो देखिएगा ये तो बन गए 2 डिग्री का एल्कोहल और ये बन गया 1 डिग्री का एल्कोहल। अब 1 डिग्री एल्कोहल भी है या नहीं है, तो इसे भी प्रूव करते हैं, और इसको प्रूव करने के लिए अब हम क्या कराते हैं, इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं, किससे, नाइट्रिक एसिड से। तो ग्लूकोज लेना है, ये ग्लूकोज आपने लिया, यहाँ पर ऑक्सीडेशन कराया किससे बेटा, आपने नाइट्रिक एसिड के साथ में। नाइट्रिक एसिड के साथ जब हम इसके रिएक्शन करा देते हैं तो नाइट्रिक एसिड बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ये ऑक्सीडेशन कर देगा। और ऑक्सीडेशन भी किसका, तो अब याद होना चाहिए बेटा आपको, 2 डिग्री जो एल्कोहल्स होते हैं बेटा उनका ऑक्सीडेशन ईजिली नहीं होता, बल्कि 1 डिग्री का ऑक्सीडेशन ईजिली हो जाता है, ठीक है ना। तो जो नाइट्रिक एसिड है वो बेटा वो 1 डिग्री का जो एल्कोहल है इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, और इसका ऑक्सीडेशन करके इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ऐसा हमने एल्कोहल में ही डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो इसका ऑक्सीडेशन करके इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। बाकी के 2 डिग्री हैं उनका ऑक्सीडेशन होगा नहीं, जिससे आपके पास ये बन जाएगा, और ये जो बन गया है इसको हम कहेंगे सैकरिक एसिड। सैकरिक एसिड, दैट्स राइट। तो अब यहाँ पर 2 टाइप के क्वेश्चन हो गए। पहला क्वेश्चन ये हो गया है कि ग्लूकोज के अंदर जो 5 OH जो हैं उनमें से 1 जो OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वो 1 डिग्री का है, और बाकी के 2 डिग्री के होते हैं। इसको प्रूव कैसे करोगे, तो इसको हम प्रूव कर सकते हैं, उसके लिए हमें उसका ऑक्सीडेशन कराना पड़ेगा, दैट्स राइट। दूसरा क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि ग्लूकोज आपके पास में है, इस ग्लूकोज को आप सैकरिक एसिड में कैसे कन्वर्ट करोगे, दैट्स राइट। तो सैकरिक एसिड में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसका ऑक्सीडेशन करा देना है। आप ऑक्सीडेशन कैसे कराएंगे, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड इसका ऑक्सीडेशन करेगा 1 डिग्री एल्कोहल का, और देखिएगा इसका भी ऑक्सीडेशन करेगा एल्डिहाइड का भी। एल्डिहाइड तो इजीली ऑक्सीडाइज होता है, उसका भी ऑक्सीडेशन करेगा तो ऊपर भी एसिड बन जाएगा और नीचे भी एसिड बन जाएगा, दैट इज सैकरिक एसिड, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से ये प्रूव हो गया कि ग्लूकोज में बेटा 6 कार्बन स्टेट, 1 एल्डिहाइड और 5 OH, 5 में से भी बाकी के 4 2 डिग्री और 1 जो है वो होता है कौन से डिग्री वाला, 1 डिग्री का OH होता है। अब अगर हम इन सारी रिएक्शंस को कंबाइन कर दें तो सारी रिएक्शंस को कंबाइन करने पर ग्लूकोज की जो पॉसिबल स्ट्रक्चर बनेगी बेटा, वो पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या बनेगी, पॉसिबल जो स्ट्रक्चर है वो बनेगी, देखना क्या बनेगी, ये कार्बन ग्लूकोज के अंदर जो कि 6 एक स्टेट चेन में प्रेजेंट बॉन्डेड होंगे, लिंक्ड होंगे, और 1 जो कार्बन होगा उसके ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा, और बाकी के जो कार्बन से बेटा उनके ऊपर OH ग्रुप जुड़े हुए होंगे। अब जैसे ही इन OH ग्रुप्स को हम इनके ऊपर जोड़ेंगे, एल्कोहल बना देंगे और वैलेंसीज को सेटिस्फाइड करेंगे, तो वैलेंसीज को सेटिस्फाइड करने पर देखिएगा एक 1 डिग्री का एल्कोहल बन जाएंगे और बाकी के 4 जो है वो 2 डिग्री के एल्कोहल्स बन जाएंगे। जैसे ही इन सबको हम वैलेंसी सेटिस्फाइड करेंगे तो बेटा देखना ये जो कार्बन है ये कार्बन कायरल हो जाएगा, ये भी कायरल, ये भी कायरल और ये भी कायरल हो जाएगा। नीचे वाला जो अकायरल रहेगा, अकायरल का मतलब जिसकी सारी वैलेंसीज डिफरेंट से सेटिस्फाइड ना हो। ये कार्बन कायरल है क्योंकि इसके चारों वैलेंसीज पे, एक पे H, एक पे OH, एक पे ये कंप्लीट ग्रुप और एक पर ये कंप्लीट ग्रुप, चारों के चारों डिफरेंट हो गए ना, इसलिए ये कायरल होगा। ये भी कायरल, ये भी कायरल और ये भी कायरल। अब सुनिएगा, ऐसा हमने उस चैप्टर में पढ़ा है कि अगर किसी मॉलिक्यूल में एक कायरल कार्बन हो तो इस एक कायरल कार्बन के कितने तरीके के स्टीरियो आइसोमर्स बनते हैं बेटा, 2 टाइप के स्टीरियो आइसोमर्स बनते थे एक कायरल कार्बन के, जो कि क्या करता था, एक PPL को क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज घुमाता था। एक कायरल कार्बन है तो 2 स्टीरियो आइसोमर्स बनते हैं, 2 से 3 से 4 से बहुत सारे बनेंगे। कितने बनेंगे, तो बेटा याद रखना है, अगर किसी मॉलिक्यूल में n कायरल कार्बन हो तो उससे बनने वाले मैक्सिमम जो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं वो होते हैं n²। ठीक है, कितने बनते हैं बेटा उससे, n² स्टीरियो आइसोमर्स बनते हैं। अब ये क्वेश्चन एक बार नीट के एग्जाम में पूछा गया, ये क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा गया कि ग्लूकोज में कितने कायरल कार्बन होते हैं, 4।
दैट्स राइट। और 4 कायरल कार्बन होते हैं, इसलिए इसके बनने वाले मैक्सिमम स्टीरियो आइसोमर्स कितने होंगे, 4 स्क्वायर, इट मीन 16। 16 टाइप के आइसोमर इससे पॉसिबल हो सकते हैं। 16 कौन कौन से? ऐसा हो सकता है कि सारे OH 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 को मैं राइट साइड में लगा दूं। ऐसा हो सकता है कि मैं ये फर्स्ट सेकंड नंबर का कार्बन है, इसका OH लेफ्ट में लगाऊं, बाकी के राइट में मैं लगा दूं। ऐसा हो सकता है थर्ड वाले का राइट में लगाऊं, बाकी का लेफ्ट में लगा दूं, दूसरे का राइट लेफ्ट लगा दूं। इस तरीके से टोटल 16 टाइप के स्टीरियो आइसोमर्स इसके बन सकते हैं। बट इन 16 में से ग्लूकोज कौन सा होगा भाई? टोटल 16 टाइप के आइसोमर्स बन सकते हैं, बट इनमें से ग्लूकोज कौन सा होगा? इनमें से जो ग्लूकोज होता है बेटा, वो किसने आइडेंटिफाई करके बताया? फिशर ने। The exact spatial arrangement of different OH group was given by Fisher after studying many other properties। और बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज को उसने स्टडी किया और इन OH का स्पेशल जो अरेंजमेंट है वो फिशर ने बताया। That's right, its configuration is correctly represented as फर्स्ट। ठीक है ना, जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है वो ग्लूकोज के OH का करेक्टली रिप्रेजेंटेशन करती है। और उसने क्या कहा फिशर ने कहा कि ये जो कार्बन है ना, इसमें से ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स, इसमें से बाकी के कार्बन के OH जो है वो तो राइट साइड होते हैं, बट थर्ड नंबर का जो कार्बन है ना, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस थर्ड नंबर के कार्बन का जो OH है बेटा, ये OH होता है कौन सी तरफ? ये OH होता है लेफ्ट तरफ। ये स्ट्रक्चर जब बनाओगे, ये स्टीरियो आइसोमर जब बनाओगे, ये स्ट्रक्चर होती है ग्लूकोज की। दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, अगर आपने इन HOH की पोजीशन को चेंज कर दिया, फिर ये ग्लूकोज नहीं होगा, ये 16 आइसोमर में से कोई दूसरा आइसोमर बन जाएगा। 16 में से कोई अनादर आइसोमर बन जाएगा, ग्लूकोज नहीं होगा। ग्लूकोज के अंदर OH का राइट जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो यही होता है। दैट्स राइट, इट इज ग्लूकोज स्ट्रक्चर। तो हमने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना लिया। कहाँ से पता लगा ग्लूकोज के स्ट्रक्चर? इसके लिए हमने ग्लूकोज की बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस पढ़ी हैं, उन रिएक्शंस से ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पता लगा है। एक बार वापस से देख सकते हैं, जब हम ग्लूकोज का रिडक्शन कराएंगे बाई HI, नॉर्मल हेक्सेन बनेगा जिससे प्रूव होगा 6 कार्बन प्रेजेंट इन अ स्टेट चेन। फिर उसके बाद हम इसकी रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोक्सिलामाइन और HCN से, तो ऑक्सिम और साइनोहाइड्रिन बनेगा जो प्रूव करेगा ये कार्बोनाइल ग्रुप है। दिस कार्बोनाइल ग्रुप में बी एल्डिहाइड और कीटोन। तो फिर हम इसकी रिएक्शन कराएंगे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक ब्रोमीन वाटर टोलेन रिएजेंट से। ठीक है, तो वो इसका ऑक्सीडेशन कर देंगे, ऑक्सीडेशन करके ग्लूकोनिक एसिड बना देंगे जो प्रूव करेगा एल्डिहाइड है। फिर हम इसका एसिटलाइजेशन करवाएंगे, और इसका एसिटलाइजेशन कराएंगे तो 5 टाइम इसका एसिटलाइजेशन होगा जो प्रूव करेगा कि इसके अंदर 5 OH है। अब 5 OH को जब हम बॉन्डेड करेंगे तो 2 OH 1 कार्बन के ऊपर इंस्टेबल होंगे, तो एक पर 2 जुड़ नहीं सकते, 5 कार्बन 5 OH, इसका मतलब ईच कार्बन कंटेन 1 OH। जो 1 OH को हम बॉन्डेड करेंगे ईच कार्बन के ऊपर बेटा, तो 4 जो OH उनसे 2 डिग्री एल्कोहल और एक से बनेगा 1 डिग्री एल्कोहल। अब 1 डिग्री एल्कोहल है या नहीं है उसे प्रूव कर लेंगे, तो उसके लिए हम उसका नाइट्रिक एसिड से ऑक्सीडेशन करा देंगे, सैकरिक एसिड बनेगा। जब हम इन सारी रिएक्शंस के अकॉर्डिंग एटम्स को अरेंज करेंगे तो ग्लूकोज की जो पॉसिबल स्ट्रक्चर बनेंगे उसके अंदर 4 कायरल कार्बन होंगे, और हम जानते हैं कि एक कायरल कार्बन से मैक्सिमम 2 टाइप के स्टीरियो आइसोमर्स बन सकते हैं। ठीक है, तो 4 से कितने टाइप के बनेंगे? तो उसके लिए एक फॉर्मूला है N² बनते हैं। तो इस हिसाब से ग्लूकोज के अंदर HOH की पोजीशन को चेंज करें तो टोटल 16 टाइप के स्टीरियो आइसोमर्स हम बना सकते हैं। बट 16 में से ग्लूकोज कौन सा होता है, ये अमाइल फिशर ने बताया कि 16 में से ग्लूकोज ये वाला होता है जिसमें थर्ड नंबर के कार्बन पर OH जो है वो लेफ्ट साइड होता है, बाकी सब में राइट साइड होता है, दैट इज ग्लूकोज। ठीक है, चलिएगा, ये ग्लूकोज हो गया है, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हो गया है। अब जब हम इसका क्या करा देते हैं, टोलेन रिएजेंट से ऑक्सीडेशन करा देते हैं, टोलेन रिएजेंट से या ब्रोमीन वाटर से या फेलिंग विलियन से, तो वो इस एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा जिससे यहाँ एसिड बन जाएगा, दैट इज ग्लूकोनिक एसिड। और अब इसके ऊपर हम एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दें, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और भी लाइक हमने HNO3 डाल दिया, तो वो इस एल्कोहल 1 डिग्री को ऑक्सीडाइज कर देगा जिससे एसिड बन गया, दैट इज सैकरिक एसिड। ये हो गया है स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। चलिए अब आगे कुछ और चीज़ें जो कि हमें समझनी है।
चलिए अब ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को थोड़ा और आगे पढ़ते हैं। देखिएगा, ग्लूकोज इज करेक्टली नेम्ड एज डी प्लस ग्लूकोज, दैट इज करेक्ट नेम ऑफ ग्लूकोज, डी प्लस ग्लूकोज। हेयर कैपिटल डी एंड पॉजिटिव साइन। देखिएगा, कैपिटल डी बिफोर द नेम ऑफ ग्लूकोज रिप्रेजेंट द कॉन्फ़िगरेशन। कैपिटल डी जो है बेटा ये ग्लूकोज के कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करता है, जबकि पॉजिटिव जो साइन है इट्स रिप्रेजेंट डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल के डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर को प्रेजेंट, डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल। तो यहाँ डी और पॉजिटिव साइन, डी जो है ये बताता है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन, जबकि पॉजिटिव साइन जो है ये बताता है पीपीएल के टुवार्ड नेचर की, पीपीएल को कौन सी साइड में रोटेट करने वाला है। तो ग्लूकोज जो होता है ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, इसलिए हमने पॉजिटिव साइन लगाया है। कैपिटल डी बताता है उसके कॉन्फ़िगरेशन को। कॉन्फ़िगरेशन कैसे, अभी इसको समझेंगे। इट शुड बी रिमेंबर दैट कैपिटल डी एंड कैपिटल हैव नो रिलेशन विद द ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड। देखिएगा ये जो डी होता है इसका इस प्लस के साथ कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। दे आर ऑल्सो नॉट रिलेटेड टू लेटर स्मॉल डी एंड स्मॉल एल। पॉजिटिव जो साइन होता है इट मीन्स पीपीएल को क्लॉकवाइज रोटेट करना, पॉजिटिव साइन लिखें या स्मॉल डी लिखें। नेगेटिव साइन मीन्स होता है पीपीएल को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना, नेगेटिव साइन लिखें या स्मॉल एल लिख दीजिएगा। कैपिटल डी एंड कैपिटल एल ये दोनों अलग चीज होती हैं। ये क्या होती हैं ये सुनिएगा। कैपिटल डी एंड कैपिटल एल जो होता है बेटा ये बताते हैं कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन। कैपिटल डी एंड कैपिटल एल जो होते हैं ये कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन बताते हैं। ये कायरल कार्बन जो है इसके कॉन्फ़िगरेशन को बताते हैं, कायरल कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन को। और किसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर बात हम करें तो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उन कार्बोहाइड्रेट्स में कायरल कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हम OH जो ग्रुप होता है उससे हम डिसाइड करते हैं। अगर कायरल कार्बन के ऊपर OH जो ग्रुप है अगर ये राइट साइड में होगा तो उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हम डी कंसिडर करते हैं, और अगर ये लेफ्ट साइड में होगा तो उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हम एल कंसिडर करते हैं। किस तरीके से कंसिडर करेंगे, कुछ एग्जांपल्स देखिएगा। देखिएगा कायरल कार्बन जो होता है बेटा उस देखिएगा relative configuration of chiral carbon. The letter D and L before the name of glucose indicate the relative configuration of a particular stereoisomers of a compound with respect to glyceraldehyde. कायरल कार्बन जो होता है बेटा इस कायरल कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन को बताने के लिए जो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन मेथड होता है उसके अंदर जो रेफरेंस मॉलिक्यूल लिया गया है वो ग्लिसरैल्डिहाइड लिया गया है। ग्लिसरैल्डिहाइड जो होता है बेटा उसका फॉर्मूला होता है CHO CHOH CH2OH, दैट इज ग्लिसरैल्डिहाइड मॉलिक्यूल। ग्लिसरैल्डिहाइड मॉलिक्यूल के अंदर बेटा एक ही कायरल कार्बन होता है। जब हम इसका फीसर प्रोजेक्शन बनाते हैं, फीसर के अकॉर्डिंग जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाते हैं। ये जो क्रॉस पॉइंट है ये होता है हमारा कायरल कार्बन, CHO ग्रुप इसके ऊपर, और कार्बन की जो चेन है वो बनाते हैं नीचे के साइड में। इस तरीके से फीसर प्रोजेक्शन या किसी भी कायरल मॉलिक्यूल का फीसर के अकॉर्डिंग उसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अब इस कायरल कार्बन पर एक H और एक OH, तो H और OH इसी तरीके से इसकी एक और पॉसिबल स्ट्रक्चर बनेगी जिसमें हम क्या करेंगे, जिसके अंदर हम करेंगे कुछ इस तरीके से। ये हमारा CHO, ये हमारा CH2OH। अब H हमने इधर लगा दिया, OH इधर लगा दिया, दैट इज फीचर प्रोजेक्शन। फीचर प्रोजेक्शन के अंदर ये जो कायरल कार्बन है देखिएगा इस कायरल कार्बन के दो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बन गए हैं। एक स्ट्रक्चर में देखिएगा OH को हमने राइट साइड में लिखा है, दूसरे स्ट्रक्चर में हमने OH को लेफ्ट साइड में रखा है। तो ग्लिसरैल्डिहाइड के कायरल कार्बन के ये जो दो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स जो बना दिए हैं इनमें से जिस कार्बन के ऊपर OH राइट साइड में है उसका कॉन्फ़िगरेशन अपनी मर्जी से D डिजाइन किया गया, और जिसका लेफ्ट साइड में है उसका अपनी मर्जी से L डिजाइन किया गया। इसको रेफरेंस हम काम में लेते हैं ग्लिसरैल्डिहाइड को। अब ग्लिसरैल्डिहाइड के जैसा ही किसी का स्ट्रक्चर हो, इट मीन्स अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर कायरल कार्बन पर OH अगर राइट साइड में प्रेजेंट हो तो उसके लिए हम D काम में लेंगे, और लेफ्ट साइड में अगर प्रेजेंट है तो उसके लिए हम L काम में लेते हैं। देखिए ग्लिसरैल्डिहाइड कंटेन वन अनसिमेट्रिक कार्बन, वन कायरल कार्बन एटम एंड एग्जिस्ट इन टू एनेंटियोमेरिक फॉर्म।
दो एनेंटियोमेरिक फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है। दैट्स राइट। जो मैंने बताया ये कायरल कार्बन है, ये CHO CH2H HOH। HOH जो है अब इसकी दो पॉसिबिलिटी है, राइट साइड में और लेफ्ट साइड में। अगर राइट साइड में है तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे D, और लेफ्ट साइड में है तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे L। दैट्स राइट। और ऑप्टिकल एक्टिव होगा क्योंकि PPL को रोटेट करेगा, तो ये जो आपका D वाला ग्लिसरल्डिहाइड है ये PPL को पॉजिटिवली रोटेट करता है, इसलिए प्लस ग्लिसरल्डिहाइड। ठीक है, और इसमें OH राइट साइड में है इसलिए इसको हमने D कहा। ठीक है, और ये जो है आपका ग्लिसरल्डिहाइड जिसमें OH लेफ्ट साइड में है, ये PPL को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है इसलिए नेगेटिव ग्लिसरल्डिहाइड। ठीक है, और इसके अंदर OH लेफ्ट साइड में इसलिए हमने इसको L लिख दिया। प्लस जो आइसोमर है प्लस ग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है ना, इसको हमने D कहा क्योंकि इसके अंदर OH ग्रुप जो है वो राइट साइड में होता है, और इसके अंदर ये जो माइनस ग्लिसरल्डिहाइड इसमें OH लेफ्ट साइड में है इसलिए इसको हमने L कहा। इस तरीके से हम इनका रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन डिज़ाइन करते हैं। ये तो ग्लिसरल्डिहाइड को रेफरेंस मान करके इसका डिज़ाइन कर लिया। अब अगर हमें किसी अननोन मॉलिक्यूल का DL कॉन्फ़िगरेशन डिज़ाइन करना है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास में ये एक एसिड हो, लैक्टिक एसिड हम इसे कह सकते हैं, ले लीजिए, या ग्लिसरिक एसिड, दैट इज ग्लिसरिक एसिड। अब देखिएगा ये जो ग्लिसरिक एसिड है इसके अंदर ये कायरल कार्बन है, इस कायरल कार्बन में देखिएगा OH जो है वो लेफ्ट साइड में है इसलिए इसे राइट साइड में है इसलिए इसे हम D ग्लिसरिक एसिड कहेंगे। और ये जो हमारे पास में ग्लिसरिक एसिड होगा इसके अंदर जो OH है ये OH लेफ्ट साइड में है इसलिए इसको हम L कहेंगे। इस तरीके से हम इसको जो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है कायरल कार्बन का या पूरे मॉलिक्यूल का भी कह सकते हैं वो हम डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन परेशानी कहाँ पर आने वाली है, टेक्निकली दिक्कत जो आएगी वो दिक्कत आएगी इस तरीके के मॉलिक्यूल में जिनके अंदर कायरल कार्बन बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, देखिएगा, all those compound which can be chemically correlated with D plus isomer of glyceraldehyde said to have D configuration। इस तरीके के सारे मॉलिक्यूल जिनको कि हम D प्लस ग्लिसरल्डिहाइड से कोरिलेट कर सके, इट मीन्स जिनके अंदर कायरल कार्बन के ऊपर OH राइट साइड में प्रेजेंट हो, उन सबका रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन हम D मार्क करेंगे। ठीक है, और जिनमें कायरल कार्बन के ऊपर जो OH ग्रुप है वो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट हो, उन सब का हम जो कॉन्फ़िगरेशन है रिलेटिव वो हम L मार्क करेंगे। वेयर एज दोज विच कैन बी कोरिलेट L नेगेटिव आइसोमर ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड आर सेड टू हैव L कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन कुछ इस तरीके के मॉलिक्यूल जैसे ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, अब ग्लूकोज के अंदर तो ये सारे के सारे कायरल कार्बन से, अगर हम इस कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसको हम D प्लस ग्लिसरल्डिहाइड से कोरिलेट करेंगे क्योंकि इस कायरल कार्बन के ऊपर OH राइट साइड में है, तो फिर कॉन्फ़िगरेशन D होगा। इस कायरल कार्बन का अगर हम बात करें तो इसमें OH लेफ्ट साइड में है तो फिर इसका कॉन्फ़िगरेशन L होगा, इसका D होगा। तो फिर इस पूरे के पूरे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन कौन सा हम काउंट करें। फॉर assigning the configuration of monosaccharide, it is the lowest asymmetric carbon atom which is compared। अगर किसी मॉलिक्यूल में बहुत सारे कायरल कार्बन हो तो फिर उनका जो हम रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन होता है DL कॉन्फ़िगरेशन, वो हम सबसे लोअर जो कार्बन होता है ना उससे डिसाइड करते हैं। और ये जो लोवेस्ट कार्बन है ग्लूकोज के अंदर, उस लोवेस्ट कायरल कार्बन के ऊपर देखिएगा OH राइट साइड में है ना, इसलिए हमने इसका जो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है वो हमने D डिज़ाइन किया हुआ है, दैट इज D प्लस ग्लूकोज। अगर ये OH इस साइड में होता तो इसको हम क्या कह देते, दैट इज L प्लस ग्लूकोज ये कहलाता। इस तरीके से हम ग्लूकोज का पूरा नाम लिखते हैं, पूरा जो नाम है वो है D प्लस ग्लूकोज। ग्लूकोज है प्लस इसलिए क्योंकि इसके ऊपर हम PPL अगर पास करेंगे तो PPL को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा इसलिए प्लस हो गया। D किस लिए, D जो होता है ये मॉलिक्यूल का या फिर कायरल कार्बन जो है उसका कॉन्फ़िगरेशन बताता है। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा डिजाइन करते हैं तो सीधा सीधा से याद रखना, इसका कॉन्फ़िगरेशन हम कायरल कार्बन पर OH को देख करके डिसाइड करेंगे। OH राइट साइड है देन D, लेफ्ट साइड है देन L। अगर कायरल कार्बन ज़्यादा है तो फिर जो लोवेस्ट कायरल कार्बन होता है उससे हम DL कॉन्फ़िगरेशन डिज़ाइन करते हैं। ये हो गया ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, और ग्लूकोज का ये जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है ये ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर है। दैट्स राइट। नेक्स्ट वीडियो में ग्लूकोज का आगे का जो स्ट्रक्चर है वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।